दोस्तों, आज हम हाई वोल्टेज एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि किसको भेजना आसान और सस्ता है। तो इसको जानने के लिए हम कुछ विषयों पे बात करेंगे। उनमें सबसे पहले है स्किन इफेक्ट, दूसरा है नंबर ऑफ कंडक्टर्स, किसमें नंबर ऑफ कंडक्टर ज़्यादा लगेंगे, किसमें कम लगेंगे, किसमें इंसुलेशन ज़्यादा लगेगा और किसमें इंसुलेशन कम ज़रूरत पड़ेगी, कैपेसिटर और इंडक्टर का इफेक्ट किस ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा होगा, किसमें कम होगा, कोरोना इफेक्ट क्या होता है, वोल्टेज जनरेशन, हाई वोल्टेज जनरेशन एसी फॉर्म में होता है या डीसी के फॉर्म में होता है, किसको अप डाउन करना, किसके वोल्टेज का लेवल बढ़ा देना और कम कर देना आसान है, और स्विच यार्ड की कॉस्ट किसमें कॉस्ट इफेक्टिव होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किन इफेक्ट की। स्किन इफेक्ट क्या होता है? अगर कोई कंडक्टर है तो जो करंट होती है वो उसके सेंटर में फ्लो ना हो करके, जो करंट है वो इसके सेंटर में ना फ्लो होकर के इसके बाहर की ओर से सरफेस से ज़्यादा करंट फ्लो होने का प्रयास करेगी। इसी को स्किन इफेक्ट कहते हैं और ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ एसी के केस में होता है, चूंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसलिए डीसी के केस में स्किन लॉस नहीं होता है। इसको कम करने के लिए एसी के केस में भी इसको कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। कम करने के लिए क्या करते हैं, हम स्ट्रैंडेड केबल का प्रयोग करते हैं, यानी केबल को पतले पतले तारों में तोड़ देते हैं और फिर उसका बंच बना देते हैं। इसे स्ट्रैंडेड केबल कहते हैं, जिससे स्किन इफेक्ट को मिनिमाइज किया जाता है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर्स एंड टावर्स। तो ऐसा है कि डीसी में तो सिर्फ 2 ही होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव के लिए सिर्फ 2 ही तार की जरूरत है। जैसे टावर में दिख रहा है ना, ये 1 तार हो गया, ये 2 तार हो गया, सिर्फ इन्हीं 2 तार की जरूरत है डीसी के केस में। अगर कभी कहीं कहीं का पर सिर्फ एक ही तार यूज करते हैं, दूसरे को ग्राउंड को दूसरा तार मान लेते हैं। लेकिन एसी के केस में आपको 3 तारों की जरूरत पड़ेगी मिनिमम। 3 फेज सप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कम से कम 3 तारों की जरूरत पड़ेगी 3 फेज सप्लाई करने के लिए। तो इससे तो कंडक्टर का कॉस्ट बढ़ जाएगा एसी के केस में। दूसरा, टावर का भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। जो आपको टावर लगाना पड़ेगा उसमें 3 आर्म बनाने पड़ेंगे, थोड़ा उसको बड़ा बनाना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर मजबूत रखना पड़ेगा ताकि वो लोड को बियर कर सके। ये जो एक इसमें 1 आर्म, 2 आर्म, 3 आर्म हो गए, डीसी के केस में केवल एक ही आर्म दिख रही है। स्ट्रक्चर भी ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि उसको ज़्यादा वेट का कंडक्टर को जो है बियर करना है। तो ज़्यादा कंडक्टर होंगे तो लॉस भी ज़्यादा होगा और ज़्यादा कंडक्टर का कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। आगे चलते हैं, इंसुलेशन स्ट्रेस एंड कॉस्ट। डीसी के केस में ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही है इंसुलेशन। इंसुलेटर हो गए, बुशिंग हो गए, या कोई आइसोलेटर हो गया, कुछ भी हो गया जहां पर इंसुलेशन है, चाहे पेपर इंसुलेशन हो गया, माइका इंसुलेशन हो गया, वो डीसी के केस में लगभग एसी का 70% ही जरूरत पड़ेगा। कारण क्या होता है कि जैसे ही आप बोलेंगे कि डीसी 400 केबी की डीसी जा रही है, कितने केबी की? 400 केबी की अगर आप बोल दिए खाली डीसी जा रही है, तो इसका मतलब हो गया उसकी पीक वैल्यू कितनी हो गई? 400। लेकिन अगर आपने बोला 400 केबी की एसी जा रही है, तो वो उसकी वीआरएमएस वैल्यू है। जब उसकी पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो लगभग 566 केबी के करीब आएगा। यानी कि जो आपको इंसुलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी एसी के केस में, ये जो इंसुलेटर्स हो गए, आइसोलेटर्स हो गए, जो ग्लास टेप हो गए, माइका हो गए, जो भी इंसुलेशन इक्विपमेंट एसी के केस में यूज कर रहे हैं, 400 केबी ट्रांसमिशन के लिए एसी के केस में ज़्यादा हैवी बनाने पड़ेंगे। तो इसीलिए वो कॉस्टली भी हो जाएगा और इंसुलेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस भी आएगा। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एसी और डीसी कौन इंडक्टर किसको पास करता है, किसको ब्लॉक करता है। तो इंडक्टर जो है एसी को ब्लॉक करता है, डीसी को पास करता है। तो क्या है, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें ये जो लाइन होता है, ये लाइन इटसेल्फ में भले स्क्वायर इस तरह से कॉइल के फॉर्म में न हो, परंतु ये इंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और जो ये वायर है, एक कंडक्टर, अगर हाई वोल्टेज का एक कंडक्टर है, ये जमीन के साथ अर्थ को दूसरा कंडक्टर मान लेता है और एक कैपेसिटर बना देता है। तो एसी की कुछ करंट इधर से भी लॉस हो जाती है
और कुछ करंट इस इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्म में लॉस हो जाती है। डीसी में क्या होता है, डीसी के केस में इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो लगभग 0 होता है, और कैपेसिटर के केस में कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है। इसीलिए जो लाइन लॉसेज होते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर वाले, वो डीसी के केस में मिनिमम होते हैं और एसी के केस में ज़्यादा होते हैं। अब आते हैं हम कोरोना इफेक्ट पे। कोरोना इफेक्ट क्या होता है, आप जब ट्रांसमिशन लाइन के नीचे खड़े होंगे तो आपको एक करके आवाज़ आएगी। इसी आवाज़ को कोरोना इफेक्ट कहते हैं। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है तो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को आयोनाइज कर देता है और ये ग्लो करने लगता है। तो लोग कब देखा ट्रांसमिशन लाइन जलता, वो जलता नहीं है, वो आसपास की एटमॉस्फेयर आयोनाइज हो गई और ग्लो करने लगी। इसको कम करने के लिए क्या करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में हमको कोरोना रिंग्स लगाने पड़ते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ये कोरोना रिंग्स हैं। इनको लगा देते हैं तो इनसे कोरोना इफेक्ट को कुछ हद तक कम कर दिया जाता है। ऐसा एसी का चूंकि अगर 400, जैसे एक एग्जांपल दिए थे 400 केबी की अगर हम जो है एसी सप्लाई कर रहे हैं और 400 केबी की डीसी सप्लाई कर रहे हैं, तो 400 केबी एसी का मतलब 566 केबी पीक हो गया, और 400 केबी डीसी का मतलब 400 केबी डीसी ही रह गया। तो इसीलिए जब एसी को भेजते हैं तो उसमें कोरोना इफेक्ट होने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि जहां पर ज़्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब कि वोल्टेज में जहां पे तुरंत डिफरेंस होगा, उसके 1 मीटर 1 सेंटीमीटर लेंथ में अगर वोल्टेज का डिफरेंस होगा तो तुरंत वहां पर ये ग्लो करने लगेगा। नॉर्मली जो एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं वो अगर 30 केबी पर सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वहाँ पर आपको ये कोरोना इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ऐसे हानिकारक हमेशा नहीं होता है, आपके जीरोक्स ये फोटोकॉपियर मशीन में और जगहों पर इनको यूज किया जाता है, इसका एडवांटेज है। परंतु ट्रांसमिशन लाइन में, आपके इक्विपमेंट में, ट्रांसफार्मर में, बुशिंग में, स्विच यार्ड में, जहाँ भी होगा ये हानिकारक होगा। तो चूंकि एसी का पीक वैल्यू ज़्यादा होगा डीसी से, 400 केबी सप्लाई ट्रांसमिशन में ही केवल एक ही केस को लें तो डीसी से एसी के केस में ज़्यादा होगा आपका पीक वैल्यू, इसीलिए एसी में कोरोना इफेक्ट होने की ज़्यादा संभावना होती है। अब आते हैं हम हाई वोल्टेज जनरेशन। जो भी जनरेशन पावर प्लांट में होते हैं, ये जनरेटर है, तो पावर प्लांट में जो भी जनरेशन होते हैं वो नॉर्मली थ्री फेज एसी में ही होते हैं, डीसी में नहीं होते हैं। डीसी का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। डीसी में जनरेट करने के लिए आपको या तो इसके जो आउटपुट है उसमें एक कम्यूटेटर लगा दीजिए जो एसी को डीसी में बदल दे, तो वो भी एक इफेक्टिव नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि डीसी का जनरेशन अभी हाई वोल्टेज में नहीं होता है और एसी ईजिली 3.3 केबी, 11 केबी, इवन आज की डेट में तो 21 केबी पे जनरेट हो जाता है। तो जनरेशन के लिहाज से देखा जाए तो एसी कॉस्ट इफेक्टिव है। अब आते हैं वोल्टेज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ये बहुत बड़ा डीसी का डिसएडवांटेज है। डीसी के केस में अगर आपको वोल्टेज अप डाउन करना है तो ये ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको डायोड लगा करके, रेक्टिफायर लगा के, पहले इन्वर्टर से डीसी को एसी में बदलिए, फिर उसको अप डाउन करिए, फिर उसको डीसी में बदल के फिर ट्रांसमिट कीजिए। तो यानी कि जगह जगह पर जहाँ पे आपके सब स्टेशन से बिजली चलेगी, आपके घर पे आएगी, तो पहले क्या होगा, वहाँ पे एक तो इन्वर्टर बैठाना पड़ेगा। पहले उसको एक, अब जो स्विच यार्ड से जो सप्लाई आएगी वो तो 11 केबी में आएगी या 33 केबी में आएगी, वो 415 वोल्ट से नहीं आएगी जो सब स्टेशन से आएगी। तो जब आपके यहाँ आएगी तो पहले वहाँ पे एक इन्वर्टर बैठाना पड़ेगा, वो इस इन्वर्टर को उसको एसी में बदल देगा। एसी में बदल के वहाँ एक ट्रांसफार्मर लगाइए, ट्रांसफार्मर लगा के उसको डाउन कीजिए, 220 वोल्ट 440 वोल्ट में कन्वर्ट कीजिए। 440 वोल्ट 3 फेज करते हैं तो जो उसका सिंगल फेज मिलता है वो 240 वोल्ट के करीब मिलता है। तो वहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा के फिर उसको डाउन कीजिए, अब फिर जो है उसको घर में दीजिए। तो जगह जगह पर वोल्टेज स्टेप एंड स्टेप डाउन करना पड़ता है। जब जनरेट होगी 21 केबी जनरेट हुई तो हम उसको क्या करेंगे, 400 केबी पे पहले कन्वर्ट करते हैं, या 765 केबी पे कन्वर्ट करते हैं, या 800 केबी पे कन्वर्ट करते हैं। उसको जहाँ ले गए कहीं मैचिंग कराने के लिए फिर 400 पे कन्वर्ट करना पड़ा। तो ये डीसी के केस में बहुत, एसी के केस में बहुत आसानी से हो जाता है, डीसी के केस में ये कठिन है। ये ट्रांसफार्मर डीसी के केस में नहीं काम करेगा। स्विच यार्ड कास्ट, स्विच यार्ड में जो है इक्विपमेंट लगते हैं, जो ब्रेकर्स लगते हैं, जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, जो डीसी सप्लाई को कनेक्शन काटना है, कनेक्शन चालू करना है, वो कॉस्टली होते हैं।
कंपेयर देन एसी में। और एसी स्विच यार्ड में केवल, आपको पहले मैं बताया था, आपने मेरे वीडियो को देखा होगा पिछले वाले, तो उसमें देखा होगा कि स्विच यार्ड में खाली ट्रांसफार्मर और स्विचिंग, यही दो फंक्शन होता है, और ये दोनों ही कॉस्टली है डीसी के केस में। इसीलिए स्विच यार्ड का जो कॉस्ट होता है वो एसी के लिए ठीक होता है। अगर डीसी केस में होगा तो स्विच यार्ड की लगाने की भी कॉस्ट और उसके मेंटेन करने की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये थे हमारे पॉइंट जिसपे कि स्विच यार्ड को जो है ये एसी और डीसी कंपेयर कर सकता है। डीसी को एसी में बदल, डीसी को स्टेप ओवर स्टेप डाउन करने का एक और मोटर जनरेटर मेथड कन्वर्टर सिस्टम है जिसके द्वारा भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा एसी और डीसी को किसमें क्या फायदा है, किसमें क्या नुकसान है, इसको समराइज कर लेते हैं। तो इसकी इफेक्ट, इसमें जो ऑरेंज कलर से दिख रहे हैं वहां पर डीसी एडवांटेज है, जो ग्रीन में दिख रहे हैं वहां पर एसी एडवांटेज है। यानी कि स्किन इफेक्ट के केस में डीसी इज ओके, नंबर ऑफ कंडक्टर्स डीसी के केस में कम लगेंगे, इंसुलेशन डीसी के केस में कम लगेगा, कैपेसिटर इंडक्टर डाइलेक्ट्रिक लॉस डीसी के केस में कम होगा, कोरोना इफेक्ट डीसी के केस में कम होगा। मगर जनरेशन के लिए एसी गुड होगी। यहाँ से एसी शुरू हो गया। वोल्टेज स्टेप पर स्टेप डाउन करना, इसके लिए भी एसी होगी। ये डीसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और स्विच यार्ड कॉस्ट, इसमें भी एसी जो है गुड होगा। यहाँ पर एक बात और जान लेने योग्य है कि अगर जैसे कहते हैं ना 400 केबी की लाइन है, 765 केबी की लाइन है, तो भारत में आज तक एसी के केस में केवल 765 केबी तक ही मैक्सिमम ट्रांसमिशन होता है एसी के केस में, और डीसी के केस में 800 केबी तक ट्रांसमिशन होता है। 1200 केबी पे काम चल रहा है अभी, जो कमीशन नहीं हुआ है। अगर 400 केबी की लाइन जा रही है तो वो 600 मेगावाट पावर ट्रांसमिट करेगी। अगर 800 केबी की लाइन है तो वो 1200 मेगावाट और 2400 मेगावाट तक की पावर ट्रांसमिट कर पाएगी। और जब 1200 केबी वाली लाइन कमीशन हो जाएगी तो वो 6000 से लेके 8000 मेगावाट तक की पावर को ट्रांसमिट कर सकेगी। ये हमारे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का एक स्टडी है। धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर